कुछ ऐसे बहादुर योद्धा जो हेवन से भेजे गए थे और उनके अंदर कई रचनात्मक शक्तियां होती हैं। लेकिन क्या होगा, उनमें से कुछ वॉरियर्स बुराई के रास्ते पर चलने लगे। चारों तरफ एकदम से डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है हेंस साम्राज्य के सैनिकों को दिखाते हुए जो अपने दुश्मनों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक बहुत ही बड़ी सत्ता उनके साम्राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। उन दुश्मन साम्राज्य के लोगों का नाम येलो टर्बन्स था, जिनका एक लीडर जिन होता है। जिन चाहता था कि वो किसी भी तरीके से सारे साम्राज्य पर कब्जा कर ले, फिर उसकी सत्ता बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन हेंस साम्राज्य के सैनिक भी इस तरीके से चुप नहीं बैठने वाले। वो अपनी सेना बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हेंस साम्राज्य का एक सेनापति था जिसका नाम डोंग होता है। डोंग कोई भी अच्छी तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता था, लेकिन उन सारे सोल्जर्स में ये कथा प्रचलित थी कि कुछ ऐसे वॉरियर्स भी हैं जो हेवन से यहाँ पर पैदा हुए हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकते। हर साम्राज्य वाले यही चाहते थे कि वो हेवन से भेजे गए वॉरियर्स उनकी सेना में शामिल हो जाए, लेकिन अभी तक वो सारे वॉरियर्स एकदम अननोन हैं। उनके बारे में पता करने के लिए कई लोगों ने बहुत रिसर्च की। अब हमें दिखाया गया कि दोनों ही साम्राज्य के सैनिक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। येलो टर्बन्स की सेना पहले से ही थोड़ा वीक फील कर रही थी। उनके आधे से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। तब जाकर उनका वो लीडर जिसका नाम जिन होता है वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसके इस मंत्र से बहुत ही अजीब तरीके की रेडिएशन निकलती है और उसकी सेना के जो लोग मारे जा चुके थे वो जिंदा हो जाते हैं। यानी कि जिन कुछ ऐसी शक्तियां जानता था जिससे मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। अब तो येलो टर्बन्स की सेना और ज्यादा बढ़ गई और वो हेंस साम्राज्य के ऊपर और तेजी से हमला करने लगी होती है। उन्होंने तो हेंस साम्राज्य के सेनापति डोंग को भी पकड़ पकड़ कर मारा और अब शायद यही देखकर लग रहा होता है कि जिन जो कि बुराई के रास्ते पर था वो जीत जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हेंस साम्राज्य के लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जाएगा। इसीलिए बचे हुए सैनिक अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में हमें 3 भाई दिखाए गए जो कि वॉरियर्स थे। उनका नाम गॉन, ल्यू और फ्यू था। तीनों के पास बहुत ही अच्छी टेक्निक्स होती हैं और वो तीनों हेंस साम्राज्य की तरफ से ही लड़ रहे थे। तीनों अब बैटल ग्राउंड में उतर गए और अपनी स्किल्स को दिखाते हुए येलो टर्बन्स के सैनिकों को मारने लगे। उनकी फाइटिंग स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई सैनिक उनके मूवमेंट को देख ही नहीं पा रहा था। एक एक कर करके अब उन लोगों ने सैनिकों को मारना स्टार्ट कर दिया। बेचारी जिन की भी पूरी ताकतें खत्म हो चुकी थी, जिससे कि वो मरे हुए सैनिकों को जिंदा करता है। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा येलो टर्बन्स के सैनिक मारे जा चुके थे। जिन ने तो अब एकदम स्मार्टनेस दिखाई और वहां से भागना ही सही समझा। बाकी सारे सैनिक वहां से चले जाते हैं, यानी हेंस साम्राज्य के सैनिक जीत चुके हैं। उनका साम्राज्य पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया था। वो तीनों वॉरियर्स हेंस साम्राज्य के सेनापति डोंग से मिल रहे थे। डोंग और उसके सभी साथी उन तीनों भाइयों से उनका धर्म पूछते हैं, लेकिन पता नहीं तीनों भाई अपने बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं रहे थे। इससे ये पता चलता है कि उनके साम्राज्य में एक लेवल हुआ करता था। ये लेवल उनके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर रखा गया होता है और उसी हिसाब से उन्हें दर्जा दिया जाता है। फिलहाल वो तीनों भाई भी अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। हेंस साम्राज्य के राजा तो मर चुके थे, इसीलिए उसका पूरा कार्यभार वहाँ के सेनापति डोंग को निभाना पड़ रहा था। अब कुछ समय बाद हमें दिखाया गया कि जिन नाम का वो दुश्मन अब मर चुका है। उसकी पूरी सेना भी एकदम तहस नहस हो गई। यानी अब हेंस साम्राज्य वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ अब यहाँ पर एक काम था कि उनका नया राजा चुना जाए। अब सभी को पता होता है कि राजा के मरने के बाद राजकुमार को ही गद्दी मिलेगी, लेकिन डोंग जो सेनापति था वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने तो पॉलिटिक्स खेलकर अपने ही बेटे को वहाँ का नया राजा बना दिया। राजकुमार इस बात के अगेंस्ट बोलने भी चाहते थे, लेकिन डोंग की पहुंच बहुत ज्यादा थी। उसने अपने सैनिकों से बोलकर उसे ही बंदी बना दिया। ये चीजें इंटरनली सभी को पता थी, लेकिन कोई भी डोंग के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। उसके पास इतने सैनिकों की सेना है तो वो किसी को भी मार सकता है। अब हमें लियो नाम का वही वॉरियर दिखाया गया जो 3 भाइयों में से एक था। लियो जब उस जगह पर जा रहा होता है तो डोंग का एक आदमी उससे पूछने लगा। वो उससे उसका लेवल पूछना चाहता था। लियो ने बताया कि मेरे फादर बर्तन बनाने का काम किया करते थे। इससे वो समझ गए कि ये बहुत ही नीची जाति का है, तो वो सब अब मिलकर लियो का मजाक उड़ाने लगे। पर थोड़ी देर में वहाँ एंट्री होती है उसके दोनों बड़े भाइयों की। वो दोनों काफी स्किलफुल थे, तो उन्होंने अपने भाई के मजाक उड़ाने वाले आदमी को बहुत मारा। अब प्रॉब्लम तब हो गई जब सारे सैनिक वहां पर आ चुके थे उन तीनों को पकड़ने के लिए। गॉन, ल्यू एंड फ्यू इस तरीके से किसी के हाथ नहीं आने वाले, तो वो तीनों अपना सारा सामान लेकर फॉरेस्ट वाले एरिया की तरफ चले जाते हैं। उस जगह पर उन्हें लग रहा था कि शायद वो सुरक्षित रहेंगे, बट थोड़ी ही देर में फॉरेस्ट के बीचों बीच आने पर वो एक अलग ही जगह पर पहुंच चुके थे। ये तो एक मैजिकल दुनिया लग रही होती है, जैसे कि कोई फेरी टेल। तीनों भाई कुछ समझ पाते इससे पहले
सामने की तरफ एक लेडी आ जाती है। वो लेडी तो उन तीनों को बता रही थी कि ये एक पवित्र जगह है जहाँ पर हेवन से आए गए वॉरियर्स के लिए हथियार बनाए जाते हैं और ये इतनी ज्यादा सीक्रेट जगह है जिसे वही सारे वॉरियर्स ढूंढ सकते हैं। उस लेडी को ये पता चल गया कि ये तीनों वॉरियर्स ही वो हैं जो हेवन से भेजे गए हैं। उनके अंदर की वो ताकत लेडी महसूस कर पा रही थी। तीनों भाइयों ने उस लेडी को अपना मकसद समझाया कि हमें किसी भी तरीके से डोंग को मारना है। वो तो हैन साम्राज्य पर बहुत बुरी तरीके से कब्जा करके बैठा है और शायद वो अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा रहा है वहाँ के लोगों को टॉर्चर करके। उस लेडी को अब तीनों भाइयों के इंटेंशन के बारे में पता तो चल चुका था, लेकिन वो कहती है कि डोंग को मारना इतना भी इजी नहीं होगा क्योंकि उसका साथ लूबू नाम का एक वॉरियर दे रहा है और उसके पास रचनात्मक शक्तियां मौजूद हैं जो कि हेवन से आया था। डोंग ने तो लूबू को अपने साथ कर लिया है जो उसी के साथ काम करता है और उसकी प्रोटेक्शन करता है। दरअसल कई साल पहले जब हेवन से वो सारे खतरनाक वॉरियर्स को भेजा गया था तो कुछ वॉरियर्स बुराई के रास्ते पर चले गए। उनमें से लूबू भी एक होता है। लूबू को डोंग ने मैनिपुलेट कर लिया और अपने सत्ता में शामिल कर लिया जिससे कि उन दोनों ने मिलकर वहाँ के राजा को मरवा दिया होता है। यानी राजा की मृत्यु किसी बीमारी या फिर एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी बल्कि उसे तो लूबू ने ही मारा था डोंग के कहने पर। जब हमला हो रहा था तो कई सैनिक वहाँ पर आए थे राजा को बचाने के लिए, बट लूबू की पावर्स के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। जैसा डोंग ने कहा था लूबू ने वैसा ही किया और राजा को मार दिया। इसके आगे डोंग ही पूरी सत्ता को संभालेगा और अपने अंडर रखेगा। राजा को मारने के बदले लूबू जो जो मांग कर रहा था डोंग ने उसे पूरा कर दिया होता है। यहाँ तक कि डोंग ने लूबू को अपने साम्राज्य का एक इम्पोर्टेंट मेंबर बना दिया था जो प्रोटेक्शन करने के सारे डिसीजन खुद ही लेगा। तो इस समय डोंग के ऊपर डायरेक्टली हमला करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो हेवन वाली लेडी ये भी बताती है कि लूबू के पास मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है, उस हथियार के बिना लेडी की पावर्स कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले लूबू के पास से वो बहुत ही खतरनाक वेपन लेना होगा। गॉन, लियो और फ्यू इन चीजों से डर नहीं रहे थे बल्कि उन्हें तो उन लोगों की तलाश थी जो डोंग के खिलाफ हैं। वो सभी गैंग अप करेंगे और एक साथ मिलकर सेनाएं बनाएंगे। तब जाकर वो लेडी काओ नाम के एक वॉरियर के बारे में बताती है। काओ भले ही उस साम्राज्य में रहता है लेकिन वो डोंग के खिलाफ हमेशा से ही था। उसने तो उनके साथियों को भी भड़काने की कोशिश की, बट सैनिकों को पता होता है कि अगर वो डोंग के खिलाफ जाएंगे तो वो उन्हें मरवा देगा। हमें तो काओ को ही दिखाया गया जो डोंग के किसी आदमी को भड़का रहा था उसके खिलाफ। काओ को लगा कि उनमें से कोई भी आदमी अपने मालिक के खिलाफ जाएगा नहीं, लेकिन एक मेंबर होता है जिसने कि काओ को एक सीक्रेटली जगह पर बुलाया और उससे कहा कि वो भी डोंग को मारने में उसकी मदद करेगा। लेकिन काओ ने इन चीजों के लिए साफ साफ मना कर दिया होता है, यानी वो खुद अकेले जाएगा और डोंग को मारेगा। काओ दरअसल डोंग के महल में ही काम किया करता था एक पोएट के रूप में, यानी वो राजा के लिए पोएट सुनाता और राजा उसे बड़े आराम से सुना करते थे। इसी तरीके से अब काओ सीधा महल में चला जाता है और वहाँ अपने पोएट सुनाता है। राजा को ये सारी चीजें अकेले फील करना ज्यादा पसंद था, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सभी सैनिकों को बाहर निकाला, यहाँ तक कि लूबू भी बाहर चला जाता है। अब कमरे के अंदर सिर्फ डोंग और काओ मौजूद है। डोंग तो इन पोइट्री को सुनकर काफी नींद में हो गया था और इसी मौके का फायदा उठाकर काओ उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। काओ के हाथ में नाइफ मौजूद था और वो जैसे ही डोंग को मारने गया तब तक डोंग आंखें खोल लेता है। काओ ने अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए वो चाकू डोंग के सामने रख दिया और ऐसा दिखाने लगा कि वो सिर्फ चाकू देने आया था। डोंग इस बात से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। उसे लग रहा था कि काओ उसके प्रति कितना ज्यादा वफादार है। अब जब काओ वहाँ से जा रहा था तो लूबू को उसके ऊपर शक हो गया। इस तरीके से वो चाकू देखकर वो समझ जाता है कि काओ यहाँ पर कोई पोएट सुनाने नहीं बल्कि वो तो डोंग की हत्या करने आया था। डोंग इस वजह से बहुत गुस्सा हो गया और काओ को पकड़ कर लाने के लिए कहा। काओ वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता रहता है। लूबू ने अपने सैनिकों को आदेश दिया तो सारे के सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ ट्रेवल करते हुए वो सब फॉरेस्ट वाले इलाके में पहुंचे थे, पर लूबू के पास उस खतरनाक लेडी का वो वेपन होता है। उस वेपन के अंदर तो बिजली की बहुत सारी शक्तियां मौजूद थी। उसी की मदद से लूबू ने काफी अटैक किए काओ के ऊपर। वेपन की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि जमीन एकदम से धंसने लगी, मानो कि वहाँ पर भूकंप सा आ गया हो। पूरा पहाड़ एकदम से टूटने लगता है जिसमें कि काओ अंदर की तरफ गिरने लगा। इस पूरे प्रोसेस में काओ को बहुत ज्यादा चोट लगती है और कहीं न कहीं लूबू को लग रहा था इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई नहीं बच सकता, इसीलिए वो अपने सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। बट पता चला कि काओ अभी तक मरा नहीं है, वो घायल होकर बेहोश पड़ा हुआ था। वहां रहने वाले कुछ विलेजर्स की नजर काओ के ऊपर चली जाती है, इसीलिए वो काओ को ठीक करने के लिए उसे अपने साथ लेकर चले गए। हो सकता है कि ठीक होने के बाद काओ के मन में एक बदले की भावना जाग जाए, लेकिन इस समय काओ रेस्ट करे यही सबसे अच्छा होगा।
यहाँ साम्राज्य में वापस आने के बाद डोंग को जब पता चला कि काओ की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि काओ अभी तक मरा नहीं है और आगे चलकर फिर वो उसकी जान लेने के लिए आएगा। इसीलिए अब डोंग ने चारों तरफ यह ऐलान कर दिया कि काओ को जो भी ढूंढेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सभी गाँव वालों को वो इनाम चाहिए था, तो इसीलिए वो चारों तरफ काओ को ढूंढने लगे। सभी सैनिक भी उसके पीछे लग जाते हैं। कुछ समय में ये खबर बाकी साम्राज्य के अंदर भी फैल चुकी थी। हर कोई चाहता था कि वो काओ को ढूंढकर काफी बड़ा इनाम पाले। इसी तरीके से एक छोटे से साम्राज्य का लीडर जिसका नाम चैन होता है, उसके कुछ सैनिकों को ये खबर मिली थी कि काओ उनके साम्राज्य में है, और ऐसा पता चलते ही सारे सैनिक काओ को पकड़ने के लिए आ गए। काओ को तो वही सारे विलेजर्स ठीक कर रहे होते हैं, पर सैनिक उसे जबरदस्ती अपने लीडर के पास लेकर चले जाते हैं। चैन तो अब यही बोल रहा था कि वो काओ को डोंग को सौंप देगा और इसके बदले काफी रकम कमाएगा, लेकिन इससे पहले चैन ने काओ से पूछा कि तुम डोंग को क्यों मारना चाहते हो। काओ ने बिल्कुल नहीं सोचा और ये सारी चीजें बता दी कि कैसे डोंग ने बहुत ही बुरी तरीके से राजा को मारा है। ये बातें अभी तक किसी को पता नहीं है और वो चाहता है कि वो पूरे साम्राज्य की सत्ता अपने हाथों में रखे। तो यही रीजन था कि काओ अकेला ही डोंग को खत्म करना चाहता है। अब चैन काओ की इस बहादुरी को देखकर काफी इम्प्रेस हो चुका था। वो तो अब काओ को डोंग के हवाले नहीं करेगा और इनफैक्ट वो खुद डोंग को मारना चाहता है। इसीलिए चैन ने काओ की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके साथ काम करने का एक प्रस्ताव जारी किया। शायद काओ ने भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता है, यानी अब उनकी सेनाएं बढ़ रही हैं जो आगे चलकर डोंग की सबसे खतरनाक सेना से लड़ाई करेंगी। इस मोमेंट के बाद चैन तो काओ के साथ निकल पड़ा था एक बड़ी सी सेना बनाने के लिए। दोनों ट्रेवल करते हुए पहुंच जाते हैं काओ के अंकल के पास। वो सभी एक छोटे से गांव में रहा करते थे और जब काओ ने अपने अंकल से मदद मांगी तो वो उन्हें रहने की परमिशन दे देते हैं, यानी काओ और चैन कुछ समय के लिए यहीं अपना वक्त गुजारेंगे। उन दोनों का बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है और खाना पीना खाकर वो सोने चलेगा। काओ अब यहाँ पर कुछ तो विजन देख रहा था। उसने तो सपने के अंदर देखा कि उसके अंकल और सभी लोग उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। चोरी चुपके वो उसके कमरे में घुस गए और उसे बुरी तरीके से मारा। काओ तुरंत ही इतने बुरे सपने को देखकर उठ जाता है। उसे लग रहा था कि शायद ये सपना नहीं है बल्कि ये हकीकत में होने वाला है और उसने फ्यूचर के विजन देखे हैं। काओ अब धीरे धीरे बाहर की तरफ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में उन सभी पर हमला करने लगता है जो उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। इनफैक्ट उसने तो अपने अंकल के सभी लोगों को खत्म कर दिया था। चैन इन चीजों को देखकर कुछ समझ नहीं पाता कि काओ ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर वो तो सिर्फ उसका एक सपना था और ये सब एकदम बेगुनाह है, तो इन्हें चोट पहुंचाने की कोई जरूरत ही नहीं। पर काओ पता नहीं क्यों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और चैन को लेकर वहां से निकल आता है। वो जब पहाड़ी वाले इलाके पर मौजूद था तो उसकी मुलाकात अपने अंकल से हो गई। अंकल पूछने लगे कि आखिर तुम गांव से उड़कर कहाँ जा रहे हो। तब काओ ने अपने अंकल को सारी सच्चाई बताई कि कैसे उसने जाने अनजाने में अपने सारे रिलेटिव्स को मार दिया है। इनफैक्ट काओ यहाँ पर भी नहीं रुकता और उसने अपने अंकल को भी खत्म कर दिया। चैन तो अब काओ की इन चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। शुरुआत में उसे लगा कि काओ एक बहुत ही अच्छा योद्धा है, पर उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी हुई है जो अपने ही लोगों को मारने से पीछे नहीं हटता। अब काओ और चैन फॉरेस्ट वाले इलाके में मौजूद होते हैं जहाँ पर वो थोड़ा सा आराम कर रहे थे। चैन इस पूरे प्रोसेस में काओ से बहुत गुस्सा था और वो तो उसे भी मारने का ट्राई करता है, लेकिन एट द एंड वो उसे मार नहीं पाया था। सुबह होने पर चैन ने डिसाइड किया कि वो काओ का साथ नहीं देगा और वो वापस अपने साम्राज्य में लौट गया। काओ पूरी तरीके से अकेला हो गया होता है, बट उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता ही रहा। अब यहाँ उस लेडी ने बताया कि कुछ समय पहले ही काओ मेरे पास आया था, यानी इससे पता चलता है कि काओ भी वही वॉरियर है जो हेवन से पहुंचा है पृथ्वी पर। काओ ने भी मैजिकल दुनिया ढूंढ ली थी और जब वो मदद मांगता है तो लेडी ने एक बहुत ही खतरनाक वेपन उसे प्रोवाइड किया। ये एक ऐसी पावरफुल स्वॉर्ड होती है जिससे कि दुनिया का क्रिएशन हुआ था। इतने स्टेबल हथियार को लेकर अब काओ काफी पावरफुल हो चुका है। काओ तो अब अपने फादर के पास भी पहुंच जाता है और उसने अपने बची कुची प्रॉपर्टीज को बेचकर एक बड़ी सी सत्ता बनाने का डिसाइड किया। उसके पास अब बहुत सारे सैनिक हो चुके थे। इनफैक्ट वो तो एक रूलर की तरह उनके ऊपर रूल किया करता था, बट उसका एट द एंड मेन गोल यही होता है कि वो डोंग और उसके पूरे साम्राज्य को हरा दे। उसकी तैयारी वो आज तक कर रहा था। यहाँ गॉन, ल्यू और फ्लू भी सारी बातें समझ चुके थे जो वो लेडी उन्हें बताने की कोशिश करती है। इसीलिए अब वो सब भी समझ चुके हैं कि आगे चलकर उन्हें क्या करना चाहिए। अब अचानक वो लेडी कुछ जादू करने लगी जिससे कि गॉन, ल्यू और फ्लू अपनी आंखें फॉरेस्ट में ओपन कर रहे थे। वो मैजिकल दुनिया वहां से गायब हो चुकी थी। जैसे ही वो तीनों होश में आते हैं तो सामने की तरफ कुछ हथियार रखे गए थे। ये हथियार कोई और नहीं बल्कि उस लेडी ने ही इन तीनों वॉरियर्स को दिए हैं। तीनों भाई अपने अपने हिसाब से वेपन्स ले लेते हैं और वहां से सीधा पहुंच जाते हैं काओ के साम्राज्य में, क्योंकि वो उसके साथ मिलकर डोंग को हराना चाहते थे। भले ही काओ कितना बुरा हो, लेकिन अभी के लिए उन्हें वैसे सैनिकों की जरूरत है जो डोंग के खिलाफ काम कर सके।
तीनों वॉरियर्स जब ट्रैवल करते हुए साम्राज्य में पहुंचते हैं तो उन्हें सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया था। उन तीनों को तो राजा के महल में भी लेकर आया गया। वहाँ कई सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स बैठे हुए थे जो कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं। पता चलता है कि काओ ने आसपास के सभी साम्राज्य के राजाओं को इकट्ठा किया है ताकि वो अपनी सेना कंबाइन करके डोंग की सेना पर हमला कर सके। उनमें से एक राजा जिनका नाम ली होता है उन्हें सबसे आगे रखा गया क्योंकि उनके पास अब तक की सबसे बड़ी सेना और खतरनाक वेपन्स थे। काओ बताता है कि हमें सबसे पहले राजकुमार को किडनैप करके बचाना होगा। अगर डोंग के हाथ से राजकुमार निकल गए तो वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। पर ली ने बताया कि इससे पहले हमें उनके खतरनाक वॉरियर से सामना करना होगा। लुबू तो उनका सेनापति है जो लास्ट में आएगा, लेकिन उससे पहले जियांग नाम की एक खतरनाक वॉरियर से हमें फाइट करनी होगी। सारे राजा एकदम कॉन्फिडेंट लग रहे थे तो उनके सैनिक भी हमला करने के लिए रेडी होते हैं। अब ट्रैवल करते हुए सभी सैनिक बैटल ग्राउंड में पहुंच गए। कुछ राजा जो अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे वो जियांग से फाइट करने के लिए सामने आते हैं। जियांग के पास तो काफी बड़ी तलवार थी और उससे वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। पर चौंकाने वाली बात ये हुई कि जियांग एक एक करके राजाओं को मारने लगा था। 3 से 4 राजा का वो बॉडी काट कर अलग कर देता है। इस तरीके की फाइटिंग देखकर तो सभी चौंक गए थे। पर अब कुछ ही देर बाद गुआन नाम का वो वॉरियर सामने आता है। भले ही जियांग के पास काफी ताकतें थी, लेकिन गुआंग काफी फास्ट होता है और उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स थी। वो हमलों से बचता ही नहीं बल्कि पलटवार भी करता है। कुछ मिनटों तक उनकी फाइटिंग चलती रही, लेकिन गुआन ने बड़ी चालाकी से जियांग के हथियार से उसे मार दिया। इस बात से सभी सैनिकों के अंदर बहुत ही ज्यादा उत्साह उत्पन्न हो जाता है। वो सब तो एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे कि अब हम जीत ही जाएंगे। ली को भी जब ये पता चला तो वो तीनों भाइयों को कई सारी सैनिकी बल प्रोवाइड करते हैं। यानी अब ये तीनों भाई सेना को लीड करेंगे और हमला करने की तैयारी करेंगे। दूसरी तरफ अब डोंग को जब पता चला कि उनका सबसे खतरनाक सिपाही जियांग मारा गया है तो वो काफी गुस्सा होने लगे। उन्होंने तो अब लुबू को आदेश दे दिया कि तुम पूरी सेनाओं को लेकर चले जाओ और उन दुश्मनों को पूरी तरीके से खत्म कर दो। अब जब बाकी राजाओं को पता चला कि लुबू इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहा है तो उनमें से कुछ राजा तो डर कर ही भाग चुके थे। उनके साथ आधी सेनाएं भी चली जाती हैं, जिससे कि काओ और बाकी बचे हुए राजाओं का सैनिकी बल एकदम कम हो चुका था। पर अब वो इतने एंड तक आकर पीछे नहीं हट सकते। उन्हें कैसे भी ये जंग जीतनी है। लुबू ने तो अपनी बड़ी सी सेना के साथ उन दुश्मनों की सेना पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो बहुत ही बारीकी से लड़ रहे थे और सभी को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान लुबू की नजर पानी के पास मौजूद एक लेडी के ऊपर गई। वो लेडी तो सुसाइड करने के लिए पानी की तरफ बढ़ रही होती है, पर तभी लुबू उस जगह पर पहुंचकर उसे रोक लेता है। दरअसल ये लेडी अपनी जान इसीलिए देना चाहती थी क्योंकि डोंग इससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है और इस तरीके से वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लुबू को इससे बहुत ही बुरा लगा और उसे कहीं न कहीं वो लेडी पसंद आने लगी थी। वो तो उससे वादा कर देता है कि अगर वो जंग जीतकर वापस आया तो उससे शादी जरूर करेगा। यहाँ गुआन, ल्यू एंड फ्लू मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सेना को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहली सेना जिसके अंदर काओ मौजूद होगा वो डोंग की सेना पर हमला करेगा। वहीं तीनों भाई मिलकर कुछ सैनिकों के साथ लुबू पर हमला करने जाएंगे। इसीलिए उन दोनों ने ग्रुप्स बनाकर अलग हो गए और अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकल पड़े होते हैं। तीनों भाइयों ने तो अपने सैनिकों को भी काफी अच्छी तरीके से मोटिवेट किया कि हमें एक वॉरियर की तरह लड़ना है। ये एक आखिरी लड़ाई होगी जिससे कि दुश्मन हारने के बाद हम आसानी से जिएंगे। थोड़े ही समय के अंदर तीनों भाई बहुत बड़ी सेना लेकर लुबू के सामने आ चुके थे। लुबू इन चीजों को देखकर काफी गुस्सा होता है और उसने तुरंत ही कुछ स्पेल पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसा करते ही दुश्मनी सैनिक आधे से ज्यादा खत्म होने लगे थे। लुबू ने अपने सैनिकों को भी आदेश दे दिया कि वो जाकर हमला करें। दोनों ही साम्राज्य के सैनिक एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और वो तो अपनी जी जान लगाकर उनसे लड़ाई कर रहे थे। तीनों भाई यहाँ पर अपने अपने वेपन लेकर आ जाते हैं ताकि वो लुबू से फाइट करे। लुबू के पास तो अपना वो इटर्नल वेपन होता है जिसके अंदर वो बिजली की ताकत लाकर बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा था। तीनों भाई भी कोशिश करते हैं कि वो अपनी तलवार की पावर्स कंबाइन करके लुबू पर हमला करें, पर अफसोस लुबू की ताकतों के सामने वो कुछ भी नहीं थे। लुबू उन्हें एक ही साथ मारकर दूर फेंक दे रहा था। यहाँ तक कि लुबू ने तो अपना कुछ ब्लड अपने वेपन पर लगा दिया होता है। इससे होता यह है कि तलवार की पावर्स और ज्यादा बढ़ गई थी। लुबू इतना ज्यादा ओवर पावर कर दे रहा था कि तीनों भाई उसके पास भी नहीं जा पा रहे थे। उनकी ताकतों की वजह से तो चारों तरफ एकदम तबाही मच जाती है। अब यहाँ गुआन, ल्यू एंड फ्लू को लेडी द्वारा कही गई एक बात याद आई। उन्होंने बताया था कि वेपन के ऊपर ओनर के जितने भी ब्लड गिरेंगे वो तलवार उतनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो इसीलिए तीनों भाइयों ने अपने अपने ब्लड उसके ऊपर लगा दिए। तलवार की पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो दुगनी तेजी से
से लूबू पर हमला करने चले गए। पता नहीं उसके वेपन में बाकियों से सबसे ज्यादा शक्तियां होती है। वो सभी इसी तरीके से एक दूसरे को खत्म करने के पीछे पड़े हुए थे। दूसरी तरफ प्लान के अकॉर्डिंग काओ अपनी सेना लेकर साम्राज्य में पहुंचा और डोंग के सैनिकों को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। उन्होंने तो चारों तरफ तबाही मचाना भी स्टार्ट कर दिया था। काओ ने बड़ी चालाकी से उसके सारे सैनिकों को खत्म कर दिया था। अब तो बहुत ही कुछ सैनिक बचे हुए होते हैं, जिससे कि डोंग समझ गया कि वो नहीं बचने वाला, तो इसीलिए उसने हार मान ली थी और अपने एक एडवाइजर को बोलकर सारी इंपॉर्टेंट सामान जमा कर लिया ताकि वो सब यहाँ से निकल सके। इनफैक्ट डोंग ने तो लूबू को भी वापस बुला लिया होता है। डोंग अपनी पूरी सेना यहाँ तक कि राजकुमारी को भी लेकर वहाँ से दूर जाने लगे। ऑब्वियस बात थी कि वो सब लड़ नहीं सकते, तो उन्हें हान साम्राज्य को छोड़ना ही होगा। लूबू जिस लेडी को पसंद करता था उसे भी कैद किया गया होता है। अब ये सारी बातें जब काओ को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गया। भले ही हान साम्राज्य अब सुरक्षित है, लेकिन काओ चाहता था कि वो डोंग को अपने हाथों से मारे, और अब चाहे जितना भी समय लगे वो डोंग को ढूंढेगा और उसे खत्म करेगा। कुछ समय इसी तरीके से बीत जाते हैं और हान साम्राज्य के लोग खुशहाल तरीके से जीने लगे थे। गॉन, ल्यू एंड फ्लू जब काओ के पास आते हैं तो काओ ने बताया कि मैं एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए जा रहा हूँ। मुझे डोंग और उसके सभी साथियों को ढूंढना है, लेकिन उसके एब्सेंस में इन तीनों भाइयों की जिम्मेदारी होगी कि वो हान साम्राज्य की प्रोटेक्शन करे। गाओ, ल्यू एंड फ्लू दोनों इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि वो साम्राज्य की प्रोटेक्शन हमेशा करते रहेंगे, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।